और ये जहाँ तक इसकी बात पहुँच रही है ये श्रोता का है। वक्ता का है, श्रोता का है। यह बहुत सामान्य सी बात है, कोई ऐसा कुछ बहुत विशिष्ट ज्ञान जैसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि ये चित्र बना देना चाहिए आपके सामने, क्योंकि आगे चल करके जैसे ही आप ध्वनि विज्ञान में आएंगे तो एक ही चेहरा बनेगा और उस चेहरे में ये जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ का हिस्सा महत्वपूर्ण होगा, जिसे वागेंद्रिया या वोकल कॉर्ड कहते हैं, जो उच्चारण स्थल और तमाम तरह की चीज़ें ध्वनि के जितने भी रूप हैं वहाँ से प्रस्फुटित होते हैं। तो ये आगे का मामला है। देखिए, इसमें एक वक्ता है और एक श्रोता है। आप यहाँ भी देख रहे हैं कि मैं एक वक्ता हूँ और आप अनेक श्रोता हैं। अब क्या है कि वक्ता बोलता है, लेकिन बोलने की प्रक्रिया कैसे घटित होती है? क्या बोलने की प्रक्रिया ऐसे ही घटित होती है कि होठ के पीछे बहुत सारे शब्द भरे पड़े हैं और जब मर्जी तब उगल दे? ऐसा तो नहीं होता। लेकिन ये प्रक्रिया इतनी तीव्रता के साथ होती है कि पूछिए मत। जब हम एक शब्द बोल रहे होते हैं तो कई बार उस एक शब्द के पीछे 2-3 शब्द तैयार रहते हैं। जो जितना बड़ा वक्ता होता है, जितने बड़े स्पीकर्स होते हैं, उनके पास शब्दों की वो तैयारी उतनी ही उन्नत होती है। एक बिल्कुल ज़ुबान से निकल रहा होता है, एक ज़ुबान के पास पड़ा होता है, एक ठीक उसके पीछे होता है। कई बार 3 स्तरीय 4 स्तरीय परतें जो है काम कर रही होती हैं। दिमाग कितनी तेज़ी से काम करता है इसका आप हिसाब नहीं लगा सकते। ये सारे के सारे इमेजेस कितनी तेज़ी से बनते हैं आप देखिए। ये पूरा का पूरा एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसे हम शायद ही कभी महसूस कर पाते अगर इस तरह से ना सोचे तो। सबसे पहले वक्ता के मन, ये जो वक्ता है, वक्ता के मन में, मन मतलब यहाँ में नहीं, मत मतलब माइंड, जिसे कहा गया साइंस की शब्दावली में। तो माइंड में एक प्रत्यय बनता है, एक प्रत्यय बनता है। प्रत्यय जो बनता है उसके पास उस समय कोई ध्वनि, कोई अक्षर, कोई शब्द नहीं होता। यह प्रत्यय जो है बनने की प्रक्रिया, इस प्रत्यय को वह आगे चल करके यहाँ पर इस दूसरे हिस्से में संकेत में या शाब्द बिंब में बदलता है। पहले प्रत्यय बना या प्रत्यय आया। प्रत्यय मतलब क्या? प्रत्यय मतलब इमेज नहीं कहिए, क्योंकि बिंब मतलब इमेज, थोड़ा सा बदल देते हैं। तो प्रत्यय मतलब, अगर आपने अरस्तु को पढ़ा है, आपने प्लेटो को पढ़ा है, और अगर वो प्रत्ययवादी है तो प्रत्यय मतलब विचार, यही मान ले। हो सकता है कि लिंग्विस्टिक की भाषा में इसके और अलग अलग अर्थ हो, ज़्यादा संश्लिष्ट होकर के जाएँ तो अगर कोई विचार आया तो वो उस विचार को अभिव्यक्त करने का माध्यम किसको बनाता है? शब्द को बनाता है। शब्द से वो क्या करता है? या तो शाब्दिक बिंब लेता है या संकेत लेता है, और उस जो है संकेत को ध्व, जो जिसे कहा, ध्व मतलब ध्वनन, वह शाब्द बिंब को ध्वनन के रूप में, यहाँ से वो ध्वनि के रूप में निकलती है। यहाँ से जब ये मुख से निकल रही है तब वो ध्वनि है, जो कि इस वातावरण में, इस वायुमंडल में पसर गई है। जब तक मुख से बाहर नहीं आ रही है वो ध्वनन की प्रक्रिया नहीं हो रही है, घटित ध्वनि नहीं है। ध्वनि से पूर्व 2 प्रोसेस होते हैं कि पहले प्रत्यय आएगा, वो प्रत्यय अपने हिसाब से जो है शाब्द बिंब की निर्मिति करेगा। शाब्द बिंब जो है फिर उसको जो है ध्वनि में कन्वर्ट करेगा, और यह ध्वनि जो है संकेत या शब्द का सहारा लेकर, यहाँ केवल बिंब बना, यहाँ शब्द नहीं बना। ध्वनि क्या करती है? ध्वनि अपने को किस माध्यम से ले जाएगी अपने ऑडियंस के पास? श्रोता के पास कैसे पहुँचेगी? दर्शक के पास कैसे पहुँचेगी? तो वो ध्वनि
जो कि ध्वनियों का पूरा आप जानते हैं कि शब्द ध्वनि की ही निर्मित है, वो किसी शब्द या संकेत का सहारा लेती है और उसी शब्द या संकेत के बाद वो सीधे पहुंचती है श्रोता के कान में। इसलिए ये जो श्र है, श्र मतलब किसके लिए आया है? श्र मतलब श्रवण के लिए, कान के लिए। तो क्या होता है कि जैसे श्रोता सुनता है तो सुनने के साथ ही वो अर्थ नहीं समझता, वह जैसे ही सुनता है तो ये क्या है, यह जो है ध्वा जो है यानी कि ध्वनिक बिंब उसके अंदर बनते हैं, वह ध्वनिक बिंब ग्रहण करता है, फिर उस बिंब से क्या करता है कि वो प्रत्यय बनाता है, यानी कि जो प्रत्यय वहाँ बना था वही प्रत्यय यहाँ, ये प्रक्रिया पहले होगी, यहाँ ये प्रक्रिया सबसे बाद में होगी, क्योंकि जो ग्रहण करना है, जो विचार उठा वो यही उठा, और जो विचार आ करके अर्थ ग्रहण करेगा या समझा जाएगा वो यही समझा जाएगा। तो यहाँ जो प्रक्रिया है वहाँ बस उलट गई, यहाँ पहले प्रत्यय आया, फिर शाब्द बिंब आया, शाब्द बिंब ने ध्वनन के माध्यम से संकेत या शब्द का सहारा लेकर के श्रोता के श्रवण यानी कि कान तक का सफ़र तय किया, कान ने उसको क्या किया कि उस मन के पास पहुंचाया, मन ने फिर उस ध्वनन शब्द का इमेजेस डेवलप किए और उस इमेज ने जो है क्या किया, प्रत्यय को समझने में मदद की। उसने क्या किया कि प्रत्यय को समझने में मदद की, ऐसा कह सकते हैं। श्रोता के मन में प्रत्यय जो है ग्रहण हुआ। फिर से सुन लीजिए, दो लोग हैं, एक वक्ता है, वक्ता की पूरी प्रक्रिया ऐसे चलती है कि वक्ता के मन में, माइंड में पहले क्या आता है, प्रत्यय आता है। क्या आता है? प्रत्यय आता है। ये पहले प्रत्यय आता है, वक्ता के मन में पहले प्रत्यय आता है। ये प्रत्यय जो है फिर उसके बाद क्या है, दूसरी यात्रा तय करके, यानी कि मन है, और मन आप ये भी कह सकते हैं कि ये क्या, इसे हम शायद दिमाग जैसी कोई चीज़ कह लें, जहाँ पर ये सारा का सारा साइंटिफिक प्रोसेस घटित होता है, वो उसे शाब्द बिंब में ढालता है। यह शाब्द बिंब जो है फिर उसको जो है मुख तक पहुँचाता है। मुख तक पहुँचाने का मतलब ही है कि ये सारा का सारा जो वोकल कोड का सिस्टम है, जिसे आप वागेंद्रिया कहते हैं, इस वोकल कोड तक पहुंचाता है, और वोकल कोड की मदद से वो जो है बाहर आता है। लेकिन जब बाहर आता है तो किसी संकेत या शब्द के सहारे आता है, और ये संकेत और शब्द दूरी तय करते हैं श्रवण तक, यानी कि श्रोता के कान तक। पहली क्रिया तो ये हो गई। अब इसके बाद क्या करता है कि ये जो सुनता है, इस सुने हुए को ये सबसे पहले पहुंचाता है दिमाग में। दिमाग में जब पहुंचाता है तो पहुंचा करके यहाँ भी जो शाब्द बिंब है वो ग्रहण करता है। ये प्रक्रिया कुछ यूँ होती है कि जैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के टाइम में हैं और आप मान लीजिए कि स्कैनिंग के टाइम में है, तो क्या करता है कि जैसे ही ये कोई शब्द सुनता है, मतलब ध्वनि जैसे ही इसके यहाँ पहुँचती है या संकेत पहुँचती है, ये तुरंत इसके पास भेजता है और कहता है कि स्कैन करो। एकदम मतलब सेकंडों के कितने लाख करोड़ गुना तेज़ी से, और कहता है कि स्कैन करो। और वो स्कैन करके जो है फिर ये तय करता है कि वो तुमने जो सुना एक्चुअल उसका जो है शाब्द बिंब ये है। और जब ये शाब्द बिंब बन जाता है तो वो प्रत्यय को भेजता है कि लो भाई ग्रहण करो, तुम्हारे पास जो बात आनी थी, जो सामान आनी थी वो ये आई, और तब मन जो है उसको समझ लेता है। तो ये समझने की प्रक्रिया यहाँ पर आकर के ख़त्म होती है। बहुत तेज़ी से ये घटित होता है कि हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा आम, तो मैंने अगर आम कहा तो पहले तो मुझे कहना था तो मेरे पास मतलब मुझे कहना था, मुझे कोई फल कहना था, मैंने कहा, प्रत्यय आया। फिर आम जैसे ही मैंने कहा तो आम कहने के साथ ही मेरे दिमाग में आम के इमेजेस बने, ये शाब्द बिंब बना। मैं चिल्ला के कहूँ, मन में कहूँ, ऐसे कहूँ, वैसे कहूँ, जैसे कहूँ, ये बना। और जैसे ही ये बना तो फिर इसने अपने हिसाब से क्या ढूंढना शुरू किया, संकेत या ध्वनि। जब संकेत या ध्वनि ढूंढना शुरू किया तो उसने सहारा लिया किसका, वोकल कोड का, कि अ है तो कहाँ से उसका उच्चारण होगा, म है तो कहाँ से। तो उसने वो सिग्नल्स जो है क्रिएट किए, और जो सिग्नल जो है बाहर आया उस अ से या म से बन करके वो हमारे या आपके कान तक पहुंचा।
जब यहाँ पहुँचा तो फिर इसने भी उतनी ही तीव्रता के साथ ये करना शुरू किया। और इसने क्या किया, तुरंत सिग्नल को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करके इसके पास कोई क्षमता नहीं है कि उस कोड को डिकोड कर सके। डिकोडिंग की कोई भाषा इसके पास नहीं है। तो इसने डिकोडिंग के लिए किसके पास भेजा, उस जो है दिमाग जो है आपका पूरा सेटअप है उसको भेजा। जैसे ही इसके पास भेजा, इसने स्कैनिंग की प्रक्रिया शुरू की, उसने डिकोड करना शुरू किया। और जैसे ही इसको आम जैसा इमेज मिल जाएगा, अगर पॉलिटिकल साइंस का जानकार है और उसे प्रकृति की जानकारी नहीं है, तो उसके लिए आम एक कॉमन पीपुल होगा, कॉमन 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 कहता रह जाएगा। आम की किसी ऐसे नागरिक को पकड़ करके लाए जिसको आम की जानकारी ना हो, मतलब आम एज ए फ्रूट कह लीजिए, आम कहते रहिए। फिर उसके बाद आप कहेंगे जैसे किसी को बताओ ना पानी क्या है, मजाक की बात नहीं है। अब भाषा को ऐसे समझिए, क्योंकि उसके पास क्या है, उसके इस सेटअप में वो है ही नहीं, उसके शब्दकोश में ये है ही नहीं। इसलिए वो सुन तो रहा है, वो सुन रहा है, लेकिन डिकोड नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसकी पूरी की पूरी समृद्ध परंपरा में ये शब्द है ही नहीं। इसलिए मैं इसके ठीक बाद, भाषा पर तो बाद में बात करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि सस्यूर ने जब अपनी किताब में भाषा का कॉन्सेप्ट दिया और जब लॉन्ग और पेरोल को बांटा, तो न केवल समुदाय के आधार पर वर्णन किया, भाषा की पूरी प्रक्रिया को जो है उधेड़ करके जैसे कि रख दिया। इसीलिए देवेंद्र शर्मा ने कहा कि भाषा का अध्ययन तो हम करते ही थे, पाणिनि से लेकर आज तक हमने किया, लेकिन भाषा विज्ञान का अध्ययन ये बिल्कुल 20वीं शताब्दी की देन है, जिसमें से दूसरे विश्व युद्ध से ठीक पहले का एक फेज है और पहले विश्व युद्ध से पहले का भी एक फेज है। क्योंकि सस्यूर ने जो लेक्चर दिए थे जिनेवा यूनिवर्सिटी में, वो 1906 से 1911 तक दिए थे, 6 वर्षों में। और ये लेक्चर नोट्स के रूप में इनके स्टूडेंट्स ने लिख लिया था, और बाद में उनके मरने के बाद वो एक किताब की शक्ल में जो है प्रकाशित हुआ। और आप जानते हैं कि भाषा की दुनिया में एक क्रांति हो गई। वो इस तरह की क्रांति थी कि जिसने 60 और 70 के दशक में संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म को जन्म दिया। खैर छोड़ दीजिए, लेकिन भाषा के क्षेत्र में दूसरे विश्व युद्ध के पहले जिस भाषा विज्ञान में क्रांतिकारी काम हुए, उसमें यूरोपीय विद्वान आप जानते ही हैं ने भूमिका निभाई। और उसके बाद दूसरे युद्ध के बाद अमेरिकी जो भाषा वैज्ञानिक थे उन्होंने भूमिका निभाई। ब्लूमफील्ड और चॉम्स्की 2 ऐसे नाम हैं लिंग्विस्टिक की दुनिया में, और सस्यूर को भी शामिल करिए। ये 2-3 ऐसे नाम हैं जिसको जाने बिना, जिनको समझे बिना, जिनकी थ्योरी को डेवलप किए बिना आप लिंग्विस्टिक का कोई भी कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं कर सकते। जिस भाषा विज्ञान को आप पढ़ते हैं एज ए डिसिप्लिन, वो हिंदुस्तान में बहुत बाद में आया। वो इंट्रोड्यूस हुआ लगभग 70 के दशक में। रामविलास शर्मा ने शानदार किताब लिखी। किताबों का क्रम भी उठा करके देखिएगा तो भोलानाथ तिवारी ने किताब लिखी 55 में, रामविलास शर्मा ने 62 में किताब लिखी भाषा और समाज। ये अपने आप में एक माइलस्टोन किताब मानी जाती है रामविलास शर्मा की। इसलिए रामविलास शर्मा केवल आलोचक नहीं थे, भाषा वैज्ञानिक भी थे, उन्होंने लिखी। देवेंद्र शर्मा ने किताब लिखी। और ये वो टाइम था 60-70 का दशक, जब इंडियन जो डिसिप्लिन थी और जो लिटरेचर था उसमें लिंग्विस्टिक एज ए डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस हो रहा था। आप कहेंगे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, नहीं पड़ा ना। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हम तो भाषा की बात कर रहे थे, लेकिन भाषा में जो भाषा विज्ञान है, भाषा विज्ञान का डेवलपमेंट उस भाषा की पूरी प्रक्रिया इसके जानने से नहीं बनी। जब भाषा को एज ए साइंस ट्रीट किया जाने लगा, हालांकि वो ठीक अर्थ में साइंस नहीं है, लेकिन ठीक अर्थ में ह्यूमनिटीज़ भी नहीं है। देवेंद्र शर्मा कहते हैं कि वो ह्यूमनिटीज़ और साइंस के बीच का कुछ है, क्योंकि शब्द के साथ उसके भाव का भी महत्व है। तो जब दुनिया में इसके अध्ययन शुरू हुए, कुछ सस्यूर को भी माने तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत, ब्लूमफील्ड को माने, चॉम्स्की को माने, ये सब लोग जो है वो लगभग 20वीं शताब्दी में ही काम कर रहे थे। हमारे यहाँ ये बाद में आया और बाद में काम करना शुरू हुआ। तब तक भाषा विज्ञान भी हिंदी साहित्य के खेमे में ही था। आगे चल करके ये अलग से एक डिसिप्लिन बना। देश के कई विश्वविद्यालय एमए इन लिंग्विस्टिक या एमए से भाषा विज्ञान से एमए कराते हैं। तो मैं ये बात मैंने बीच में रख दी।
तो सस्यूर के पास भी जाइए, ब्लूमफील्ड के पास भी जाइए, चॉम्स्की के पास भी जाइए, भोलानाथ तिवारी के पास भी जाइए, आप जो है रामविलास शर्मा के पास भी जाइए, आप उसके बाद की परंपरा के पास भी आइए, तब जा कर के आप ठीक ठीक इन अर्थों को समझ सकते हैं। और कमाल की बात ये है कि ये साइंटिफिक है, ठीक है, लेकिन ये इतना रट्टूमल नहीं है या रटने जैसा कुछ नहीं है। अगर आप इसको एक मैकेनिज़्म की तरह, ये शब्द सही है क्या, मशीनी के लिए यूज़ होता है ना कि किसी और के लिए, भाई अंग्रेजी कमज़ोर है, तो कहा कि अगर आप उसको ठीक से समझ लेते हैं तो भाषा विज्ञान ऐसे ऐसे चुटकियों का काम है, कुछ भी इतना कठिन नहीं। खैर, मैं जो बता रहा था उसको जरा सा, तो आपने ये समझ लिया कि एक वक्ता और एक श्रोता के बीच संबंध कैसे बनता है। वक्ता, मैंने कहा, लेकिन कहने की यह प्रक्रिया, मैंने जो कहा और आपके कान तक जो पहुंचा, ये 3 स्तरों पर घटित हुई। पहले में प्रत्यय ने क्या किया, मतलब मन में प्रत्यय उठा, प्रत्यय ने क्या है, मस्तिष्क को जैसे कि भेजा और कहा कि भैया इस प्रत्यय का जो मैं कह रहा हूँ वो क्या कहना चाह रहा हूँ, तो एक इमेज बनाया। उस इमेज ने क्या किया, फिर वोकल कोड को भेजा, वोकल कोड ने उसको सिग्नल में कन्वर्ट किया, सिग्नल्स ने क्या किया, वर्ड्स का सहारा लिया अपने सामुच्य में और वर्ड्स पहुंचा कानों तक, कान ने सुन तो लिया, सिग्नल को एक्सेप्ट किया, लेकिन उसने क्या किया, उसके बस की नहीं है कि वो उसे डिकोड कर सके, उसने सीधे फिर उस मस्तिष्क को भेजा। मस्तिष्क के पास जो शब्दकोश है उसमें वो स्कैन करता है और वो स्कैन करके फिर उसके बाद भेजता है किसके पास, वो मन के पास भेजता है और मन फिर अर्थ ग्रहण करता है। जैसे एक और उदाहरण बता देता हूँ, मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट से कोई स्टूडेंट आ जाए। एक बार ऐसा ही हुआ कि मैं डीएवी में पढ़ा रहा था और ताई पना हमारी स्टूडेंट थी। ताई पना ने डीएवी सेलेक्ट किया था, हालांकि उनका कैंपस में भी हो रहा था। उसकी वजह ये थी कि उन दिनों अरुणाचल में बाढ़ आई थी और उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। वो काउंसलिंग कराने पहुंची थी अपने जेरोक्स के साथ, तो कोई भी टीचर जो है उनकी काउंसलिंग करके और उनको एडमिशन देने के लिए तैयार नहीं हुआ। मैं डीएवी से काउंसलिंग कर रहा था तो सतपाल सर थे, वो कोऑर्डिनेटर थे, कहे कि लक्ष्मण क्या करना है बताओ, तुम कर सकते हो साहस। हमने कहा करना क्या है, अगर जेरोक्स है तो ओरिजिनल कहीं ना कहीं तो होगा ही, और आज अगर जेरोक्स दिखाया जा रहा है या ओरिजिनल ही दिखाया जा रहा है, क्या पता कल गायब ना हो जाए। खैर, तो मैंने ताईपना का वेरिफिकेशन किया और उन्हें एडमिशन दे दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं डीएवी जाऊँगी, डीएवी में। अब ताईपना को पढ़ाते हुए जैसे ही हम कबीर पे आएंगे, जैसे ही तुलसी पे आएंगे और जैसे ही हम कहेंगे कि भारतीय जाति व्यवस्था, there are no any images in ताईपना, ब्लैंक, टोटली ब्लैंक। क्यों? क्योंकि अरुणाचल में जाति व्यवस्था जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। जैसे ही आपने कहा कि पुरुष और स्त्री और लिंग भेद, उनके पास कोई इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि लड़का और लड़की के भेद से वो समाज वाकिफ़ ही नहीं है। वहाँ सब वैसे ही मिलते हैं, सब वैसे ही रहते हैं, किसी को छोटा किसी को बड़ा ट्रीट नहीं किया जाता, सब उतने ही हुलास के साथ मिलते हैं। तो अब क्या करेंगे आप? अब कहले रहिए, जाति जाति कहते रहिए, लिंग लिंग चिल्लाते रहिए, भाई है ही नहीं। इसलिए कहा कि भाषा क्या है, एक जो जिसको कहते हैं ना कि एक सामाजिक संपत्ति भी है ना। भाषा विरासत में हमें मिलती है। विरासत अगर हमें वो इमेजेस ना दे, समाज हमें वो इमेजेस ना दे और नई तरह की भाषा अगर हम गढ़ लें, तो प्रत्यय कैसे बनाएंगे, उस प्रत्यय से इस प्रत्यय तक कैसे पहुँचेंगे? तो ये पहुँचने की, इसलिए जब हम दूसरे भाषा बोलने वालों को सुन रहे होते हैं तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। मशीनें कैसे समझती हैं? मशीनें इसलिए समझती हैं कि आप कोई भाषा बोलते हैं, किसी में ट्रांसलेट कर देती है और किसी भाषा में सुनाने लगती हैं आपको। ये सुनाने की पूरी प्रक्रिया यही है कि उसे ऐसी क्षमता दी गई है डेवलप करके कि वो किसी भी सिग्नल को, किसी भी वर्ड को या संकेत को डिकोड कर देती है। यही भाषा का खेल है। तो ये एक चित्र था। अब मैं आपसे एक बेसिक सा सवाल पूछूं कि साहब भाषा किसे कहते हैं? भाषा विज्ञान आप पढ़ रहे हैं। भाषा विज्ञान मतलब भाषा का विज्ञान। उसमें 2 टर्म है, एक भाषा और दूसरा विज्ञान। विज्ञान के बारे में कुछ नहीं कहना, विशिष्ट ज्ञान ही विज्ञान है। और विज्ञान मतलब कि जो कार्य कारण पद्धति पर आधारित हो, साइंटिफिक हो, जिसमें कोई कॉजेस जुड़े हुए हों, जो अनुभव में, एक्सपीरियंस में, एक्सपेरिमेंट में शामिल हो। तो फिर क्या करेंगे? मतलब एक ऐसा डिसिप्लिन जिस डिसिप्लिन में हम भाषा के बनने की, उत्पत्ति के, विकास की, बदलने की, उसके स्वरूप की चर्चा करते हैं या उसका अध्ययन करते हैं। और ये अध्ययन हम भावुकता के आधार पर नहीं करते।
ये अध्ययन हम केवल और केवल कंटेंट एनालिसिस यानी कि अंतर्वस्तु विश्लेषण के आधार पर नहीं करते। ये अध्ययन हम करते हैं किसके आधार पर? कार्य कारण पद्धति के आधार पर, साइंटिफिक आधार पर करते हैं। इसीलिए जब भाषा का इस तरह का अध्ययन किया जाता है तो उसे भाषा विज्ञान कहते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि देवेंद्र नाथ शर्मा ने बहुत आसान सी बात में कहा कि भाषा विज्ञान क्या है, तो वो कहते हैं कि भाषा का विशिष्ट ज्ञान ही भाषा विज्ञान है। और कहते हैं कि भाषा विज्ञान में विज्ञान का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है, तो भाषा विज्ञान अंग्रेजी के लिंग्विस्टिक साइंस, किताबें खरीदिए, लिख लीजिए, कोई बात नहीं, टाइम ही नहीं बचता ना। मैं तो छटपटाया रहता हूँ कि मेरे लिए सेकेंडों कितना इम्पोर्टेंट है। पानी पी लूँ। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? पीछे ऐसे डुला रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है? मज़ा आ रहा है कि नहीं? लग रहा है कि नींद आ जाए, ऐसा लगा क्या? टू मच इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो कहा कि क्या है, तो वो कहते हैं कि भाषा विज्ञान में विज्ञान का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है, तो कहते हैं कि तो भाषा विज्ञान अंग्रेजी के लिंग्विस्टिक साइंस या साइंस ऑफ लैंग्वेज का हिंदी अनुवाद है। इसलिए यह स्पष्ट है कि यहाँ विज्ञान का प्रयोग, इसलिए यह स्पष्ट है कि यहाँ विज्ञान का प्रयोग साइंस के लिए अर्थात उसके पारिभाषिक रूप में हुआ है। साइंस के लिए अर्थात उसके पारिभाषिक रूप में हुआ है। तो ये तो जान गए, सामान्य सी एक परिभाषा आपके पास आ गई कि भाषा विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, ये देवेंद्र नाथ शर्मा ने ये बात कही थी। लेकिन उसके साथ ही इस पर और भी विचार हुआ था। ये कहा गया, जब द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने अपनी किताब लिखी आगे चल करके, तो उन्होंने कहा कि भाषा विज्ञान क्या है, भाषा क्या है। तो एक सामान्य सी बात उन्होंने कही कि भाषा उस वाणी को कहते हैं जो बोलने और लिखने के काम आती है। तो कहा कि साहब भाषा विज्ञान क्या है, तो कहा कि विज्ञान उस विशिष्ट ज्ञान को कहते हैं जिसके नियमों में विकल्प एवं विप्रतिपत्ति के लिए तनिक अवकाश नहीं होता, जो अकाट्य होता है, अतर्क होते हैं तथा जो सार्वभौम एवं सार्वजनिक होते हैं, उसी को हम विज्ञान के अंतर्गत रखते हैं। और जिस विज्ञान में भाषा के इन तमाम रूपों का अध्ययन किया जाए वो भाषा विज्ञान कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? भाषा विज्ञान कहलाएगा। तो सवाल ये है कि भाषा विज्ञान पर हम बाद में विचार करेंगे। एक आध कक्षाओं में तो ये विचार होने ही चाहिए कि भाषा किसे कहते हैं, लैंग्वेज से आपका अभिप्राय क्या है। आप में से कोई बताए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि भाषा किसे कहते हैं। देवेंद्र नाथ शर्मा की किताब में भाषा विज्ञान पृष्ठ संख्या 168 से शुरू होता है, जो एडिशन मेरे पास है। लेकिन शुरू में वो सबसे पहले भाषा पर ही विचार करते हैं। हाँ बताओ मैडम। लेकिन ये तो देवेंद्र नाथ शर्मा के हिसाब से नहीं है बच्चा, ये तो ब्लैक और ट्रैगर के हिसाब से है। किताब ध्यान से पढ़िए कि जब कोई परिभाषा लिख रहा है तो वो नाम क्या लिख रहा है। यही है ना कि एल्गोरिथ्मिक जो सिस्टम है सारा का सारा, यादृच्छिक और रूढ़, इसको ब्लैक और ट्रैगर ने, जहाँ तक मैं अभी बता ही दूंगा, उन्होंने दिया था। देवेंद्र नाथ शर्मा ने इसको कोट किया था। तो बैठो। देवेंद्र नाथ शर्मा भाषा की परिभाषा देते हुए कहते हैं, एक बात तो पहले ही कह देते हैं कि किसी वस्तु की परिभाषा देना बड़ा कठिन कार्य है। क्यों कठिन कार्य है? कठिन इसलिए है कि जो वहाँ से दिया जा रहा है वो यहाँ, इसलिए पहले इमेज बना दिए हैं कि जो यहाँ से दिया जा रहा, मान लीजिए मैं परिभाषा दे रहा हूँ, मैं एक शब्द कह रहा हूँ, लेकिन वो शब्द आप तक, ये प्रत्यय आपके पास बनेगा कि नहीं, शाब्दिक इमेज और ये प्रत्यय बनेगा कि नहीं,
क्योंकि हम यही कहते हैं कि यार परिभाषा तो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, कैसे समझाऊँ आपको, कैसे समझाऊँ। अच्छा कोई एक घटिया उदाहरण ढूंढता हूँ। ऐसा मैं कहता हूँ ना अक्सर, तो ऐसा जब मैं कह रहा होता तो क्यों कह रहा होता हूँ, कैसे समझाने की ये मुश्किलें मेरे सामने क्यों आती है? इसलिए आती है कि मुझे पता है कि मैं जो कहूँगा वो यहाँ बन पाएगा कि नहीं, ग्रहण हो पाएगा मन में कि नहीं। तो कहते हैं कि कठिन कार्य है, परिभाषा बनाते समय 3 दोषों से बचने की चेष्टा करनी होती है। कि आप जब कोई परिभाषा बनाएं, जब कोई आप डिफिनेशन दे, तो 3 तरह के दोष कमियां उसमें नहीं आनी चाहिए, ये भी ध्यान रखें। कहते हैं कि अव्याप्ति नहीं होनी चाहिए, कि जितने पर परिभाषा लागू होनी चाहिए उतने पर न लागू हो, ज़्यादा हो। फिर कहते हैं कि अतिव्याप्ति, और इतना भी नहीं हो जाना चाहिए कि क्या है, जो है वो अति हो जाए, उसका अर्थ अनर्थ हो जाए, परिणाम ही खत्म हो जाए। और कहा कि असंभव भी ना हो, जो संभव न किया जा सके। फिर उसी के बाद वो कहते हैं कि भाषा की जो परिभाषा लोगों ने दी है उसकी चर्चा करते हैं। और जब उसकी चर्चा करते हैं तो देखिए, ये भोलानाथ तिवारी की किताब है, ये देवेंद्र नाथ शर्मा की किताब है, ये रामविलास शर्मा की किताब है, और ये ससियुर की किताब का हिंदी तर्जुमा गोपीचंद नारंग ने किया है, उसका स्ट्रक्चरलिज्म वाला हिस्सा है। और ये द्वारका प्रसाद सक्सेना की किताब है। सुनीति कुमार चाटुर्य की किताब नहीं लाया हूँ क्योंकि वो भारतीय भाषाओं पर केंद्रित है। खैर, तो कहा कि भाषा की परिभाषा क्या है। तो एक जगह जो है भोलानाथ तिवारी लिखते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा वह माध्यम है भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। लेकिन भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि इससे मामला बनेगा नहीं। ये यहाँ तक तो ठीक है कि भाषा क्या है जानने के लिए, कि भाषा एक साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को, अपने थॉट्स को ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे के बीच, जो कि इस पूरी प्रक्रिया में घटित हुआ। कहते हैं लेकिन भाषा विज्ञान में जिस भाषा के बारे में हम पढ़ते हैं वो इतना ही भर नहीं है। जैसे वो कहते हैं कि भाषा उसे कहते हैं जो बोली और सुनी जाती है, और लिखिए मत, और बोलना भी पशु पक्षियों का नहीं, गूंगे मनुष्यों का भी नहीं, केवल बोल सकने वाले मनुष्यों का, इसी को भाषा कहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि ठीक है, भाषा की परिभाषा पर ही विचार कर लेते हैं। वो कहते हैं कि भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। ये लिखना चाहे तो लिख लीजिए, भाषा शब्द एकदम शुरुआती पेज संख्या 2 खोलो, क्या नाम है, हाँ निकिता, 2 नंबर पेज, एकदम स्टार्टिंग, कि भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना या कहना। तो भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि मतलब भाषा वो है जो बोली या कही जाए, जो बोली या कही जाए। जबकि प्लेटो ने सोफिस्ट में विचार करते हुए कहा कि विचार और भाषा में थोड़ा अंतर है, और स्वीट के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही क्या है, भाषा है। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही क्या है, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। और ये वो कहते हैं स्वीट के अनुसार। जबकि वेंद्रिय को कोट करते हुए कहते हैं कि भाषा एक तरह का संकेत है। भाषा एक तरह का संकेत है, लैंग्वेज इज ए सिग्नल सिस्टम, ऐसा भी कह सकते हैं। और संकेत में वो प्रतीकों को जोड़ते हैं। लेकिन
जिस परिभाषा पर वो जोर देते हैं, बल देते हैं, और जो परिभाषा सर्वमान्य मानी गई अभी तक कि तमाम छोटी छोटी परिभाषाओं को मिला करके एक बहुत ही उन्नत किस्म की परिभाषा, तो वो परिभाषा थी वही ब्लॉक तथा ट्रैगर की परिभाषा। उन्होंने जो कहा वो कुछ यूँ है और उसी के कई बिंदु निकाले गए, जिसका हिंदी तर्जुमा भी बताऊंगा। ब्लॉक और ट्रैगर ने कहा कि ए लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स बाय मीन्स ऑफ विच ए सोसाइटी ग्रुप क्रिएट्स, माफ करिएगा, कोऑपरेट्स। फिर से पढ़ूं। उन्होंने कहा कि ए लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स बाय मीन्स ऑफ विच ए सोसाइटी ग्रुप कोऑपरेट्स, यही कहा। हिंदी तर्जुमा इसका करते हुए देवेंद्र शर्मा ने लिखा कि भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से सामाजिक समूह परस्पर सहयोग करते हैं। ब्लॉक और ट्रैगर की इसी परिभाषा पर बल देते हुए उन्होंने कहा, बल देते नहीं, अनुवाद करते हुए, कि भाषा क्या है? यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से सामाजिक समूह परस्पर सहयोग एवं सहयोग करते हैं। लेकिन एक और परिभाषा जो है उन्होंने दी, और वो जो परिभाषा थी इनकी स्ट्रुतेवा की, वो कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक, दोनों में देखिए मेल है लेकिन अंतर कहाँ है, ध्वनि संकेतों की वह व्यवस्था है, वो प्रणाली कहते हैं व्यवस्था है, जिसके द्वारा सामाजिक समूह के सदस्य परस्पर सहयोग एवं विचार विनिमय करते हैं। इसमें विचार विनिमय ही उन्होंने जोड़ा। ब्लॉक और ट्रैगर से थोड़ा सा अंतर यहाँ पर मिलता है। देवेंद्र शर्मा कहते हैं कि विश्वकोश में जो परिभाषा दी गई भाषा की, उसमें ये कहा गया कि लैंग्वेज में बी डिफाइंड एज एन आर्बिट्रेरी सिस्टम ऑफ वोकल सिंबल्स बाय मीन्स ऑफ विच ह्यूमन बींग्स एज ए मेंबर्स ऑफ ए सोशल ग्रुप एंड पार्टिसिपेंट्स इन कल्चरल इंटरेक्ट एंड कम्युनिकेट। जबकि ब्रिटेनिका को से उदाहरण लेते कहते हैं, सॉरी, दो अन्य परिभाषाएं, उसको मैं कोट करूं या ना करूं? अच्छा ठीक है, हाँ, एक परिभाषा वो लेते हैं चॉम्स्की की। क्या कहते हैं? चॉम्स्की कहते हैं, आई विल कंसीडर ए लैंग्वेज टू बी ए सेट फिनिट और इन्फिनिट, यही शब्द होता है ना, उच्चारण ठीक है ना, गलत है, फाइनाइट, थैंक यू, तो अंग्रेजी कमज़ोर है। आई विल कंसीडर ए लैंग्वेज टू बी ए सेट फाइनाइट और अनफाइनाइट ऑफ सेंटेंसेस, इच फाइनाइट इन लेंथ एंड कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ ए फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स। चॉम्स्की ने ये बात कही, यानी कि चॉम्स्की जो कहना चाहते थे वो ये था कि देवेंद्र शर्मा ने मुझे लगता है दिया ही होगा, नहीं दिया होगा तो देवेंद्र शर्मा ये कहना चाह रहे हैं कि आई विल कंसीडर ए लैंग्वेज टू बी ए सेट फिनाइट और ऑफ ए सेंटेंस। क्या होता है इसका अर्थ? कोई तर्जुमा करे एक वाक्य के? हाँ, कंसीडर ए लैंग्वेज टू बी ए सेट ऑफ सेंटेंसेस, डायरेक्ट पढ़ दिया, इट्स फिनाइट इन लेंथ एंड कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ ए फिनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स, उसके जितने तत्व हैं। 15 दिनों तक 5-5 घंटे की ऐसी वर्कशॉप चले तो आपको अंग्रेजी आ जाएगी और मुझे भी आ जाएगी। देखिए असमर्थता से कितनी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। तो खैर, जबकि देवेंद्र शर्मा कहते हैं कि हेनरी स्वीट की परिभाषा तो थी। हेनरी स्वीट ने कहा कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है।
समझेंगे इसको कल, आज पढ़ दे रहे हैं। और फिर एक वो वांद्रे का कहते हैं, पी डी गुणे का कहते हैं कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। बाबूराम सक्सेना की परिभाषा देते हैं, कहते हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे भाषा कहते हैं। सुकुमार सेन की परिभाषा कोट करते हैं कि अर्थवान कंठोद्गीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है। और सस्यूर जब भाषा पर बात करते हैं तो सस्यूर अपनी उस पूरे बातचीत में कहते हैं कि भाषा विभेदों का तंत्र है जिसमें कोई सकारात्मक तत्व सिरे से नहीं है। भाषा विभेदों का तंत्र है जिसमें कोई सकारात्मक तत्व सिरे से नहीं है। इन लैंग्वेज देयर आर ओनली डिफरेंसेस विदाउट पॉजिटिव टर्म्स, ये कहते हैं। अब इस बात पर चर्चा होगी कि एक ये तो परिभाषाएं हैं, इन्हें आप समझ क्या रहे हैं। इसमें 2 ही 3 टर्म हैं, एक तो यादृच्छिक, एक रूढ़, एक ध्वनि संकेत, एक विचार विनिमय। किसी ने कहा विचार विनिमय का साधन है, किसी ने कहा कि ध्वनि संकेत है, किसी ने कहा कि यादृच्छिक है। ऐसा है भाई, यादृच्छिक क्यों है? कौवा को कौवा क्यों कहा, काला को काला क्यों कहा, गोरा को गोरा क्यों कहा, इस पर कल विचार करेंगे। दूसरी बात, लिंग्विस्टिक में जब ये बदला या कन्वर्ट हुआ तो ये समाज वैज्ञानिकी के अध्ययन का भी हिस्सा बना, क्योंकि आप जानते हैं कि सस्यूर का जो पूरा टर्म डेवलप हुआ वो संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद की तरफ गया। सस्यूर ने लॉन्ग और पेरोल की व्यवस्था दी। लॉन्ग को एक व्यापक जो है क्या है भाषा के रूप में उन्होंने देखा, और पेरोल की स्थिति व्यक्ति भाषा के रूप में उन्होंने देखी। कल हम इसी पर समझने की कोशिश करेंगे लॉन्ग और पेरोल क्या है और भाषा की ये परिभाषाएं क्या कहती हैं, और इतना समझ करके फिर हम भाषा विज्ञान की परिभाषा पर विचार करेंगे। किसी को कुछ कहना है, टोकना है, कोई त्रुटि हुई हो, कोई कंटेंट गड़बड़ाया हो तो आप बड़े लोग हैं, क्षमा करेंगे। मैं भाषा विज्ञान का अध्येता नहीं हूँ, पहली बार भाषा विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। शुक्रिया। सेव करो।